नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरी शादी को 6 महीने हो चुके थे। मैं और रंजीत शहर में रहते थे और वह रोज की भाग दौड़ करता था, तो जाहिर है उसकी सेहत पर इसका असर तो पड़ना ही था। शहर में रहने के कारण मैं घर पर ही थी और मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे माता पिता ने शादी में मुझे जो चाहिए था वह सब दिया था। मैं हमेशा अपने मायके से भी जो चाहती वह मुझसे बस एक फ़ोन दूर था। मेरे मायके में काफी संपत्ति थी। अप्रैल के महीने में गांव में मेला लगता है और मैंने सुना था कि वह मेला बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने आज तक उसे नहीं देखा था। इस बार मैंने बड़े मन से ससुराल जाने का फैसला किया। ससुर जी गांव में खेती करते थे और घर में सासू माँ थी, जो मेरे आने से पहले सब काम संभालती थी। मैं देखती थी कि वे काम कर रही थी, लेकिन कभी कभी वे अपना मुंह बना लेती थी, जिसे मैं रोज नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने ससुर जी से घर के काम की समस्याओं के बारे में बात की। मैंने उन्हें घर में काम करने वाली एक महिला रखने की सलाह दी। ससुर जी ने शाम को एक काम वाली महिला को बुला लिया। अब मुझे और सासू माँ को घर के काम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सासू माँ मुझे ससुर जी के पास जाकर शिकायत करती दिखी। वे कह रही थी, जब मैं बीमार होती हूं तो तुम बाहर से सब्जी भी नहीं मंगाते और मुझे भांकरी बनानी पड़ती है, लेकिन तुम्हारी बहू 2 काम करके खुश हो जाती है, तो तुम काम करने वाली ले आए हो। ससुर जी ने सासू माँ की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद सासू माँ बाथरूम में गिर गई और उनके पैर में 25 दिनों के लिए प्लास्टर लग गया। अब उन्हें देखभाल की जरूरत थी, इसलिए घर में एक काम वाली महिला थी। रजीत अपनी माँ से मिलने के लिए शहर से गांव आया था और वह मुझे साथ ले जाने की सोच रहा था, लेकिन मुझे गांव का मेला देखना था और उसके बिना मैं कहीं भी नहीं जाने वाली थी। जब से मैं ससुराल आई थी, मैं ससुर जी को रोज खेत में जाते हुए देख रही थी। वे तो बड़े ही अच्छे लगते थे और उन्हें देखकर मैं भी खेत में जाने का मन बना रही थी। एक दिन मैं उनके साथ खेत में चली गई। वहां जाकर मुझे कुछ महिलाएं साड़ी पहनकर खेत में बीज डालते हुए दिखाई दी, जबकि मैंने तो एक छोटा 1 पीस पहना हुआ था, क्योंकि मुझे शहर के कपड़ों की आदत हो गई थी। ससुर जी ने मेरे कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा, वे मुझे वैसा ही रहने देते थे। मैंने कुछ महिलाओं के काम को ध्यान से देखा और थोड़ी देर बाद मैंने भी उनके जैसा बीज डालना शुरू कर दिया। बीज डालते डालते मैंने एक लाइन पूरी कर ली। जैसे ही मेरी लाइन खत्म हुई, मुझे पता ही नहीं चला कि ससुर जी मेरे पीछे खड़े थे। जब मैंने आखिरी बीज डाला तो मैं सीधे ससुर जी से टकरा गई। मुझे नहीं पता था कि वे कब मेरे पीछे आए। मैंने उन्हें सॉरी कहा और अपने मिट्टी भरे पैरों को धोने के लिए गई। जब मैं अपने पैर धो रही थी, तभी ससुर जी वहां आए और उन्होंने अपने हाथों से मेरे पैरों पर पानी डाला। वे मेरे खुली बॉडी पर नजर घुमा रहे थे। पांव धोने के बाद मैं घर की दिशा में चलने लगी। उस दिन रात को मैंने ससुर जी को खेत में जाते हुए देखा। घर में केवल एक टॉर्च थी और वह लेकर ससुर जी खेत की ओर निकल पड़े। इतनी रात में अंधेरे में उनके पीछे जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने अपने कमरे में जाकर सो जाने का फैसला किया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो गांव की सुबह की ठंड कुछ अलग ही थी। उस ठंड में मैंने ससुर जी को दंड बैठक करते हुए देखा। उन्हें इस तरह पहली बार देख रही थी और वे 55 साल के व्यक्ति के मानक से बिल्कुल भिन्न लग रहे थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखा था। वहीं सासू माँ ससुर जी की तुलना में काफी बूढ़ी लगने लगी थी। आज से गांव की यात्रा शुरू होने वाली थी को मैंने साड़ी पहनकर ससुर जी के साथ यात्रा देखने के लिए निकल पड़ी। सासू माँ मुझे देखकर लो रही थी। ऐसा लगता था कि जब भी मैं ससुर जी के साथ कहीं जाने की कोशिश करती, वे मुझ पर गुस्से से देखती थी। मैं हमेशा उनको नजरअंदाज करती थी। हम यात्रा के लिए निकले रास्ते में ससुर जी ने कहा, बेटी साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उन्होंने मेरी तारीफ की, जिसके लिए मैंने उन्हें धन्यवाद कहा। जब हम यात्रा में पहुंचे तो दर्शन करके लौटते वक्त बहुत भीड़ थी। अचानक मुझे अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस हुआ और मैं जोर से डर गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह हाथ मेरे ससुर जी का था। उन्होंने बताया, मैं तुम्हें भीड़ में किसी का स्पर्श न हो,
इसके लिए तुम्हें सहारा देकर बाहर ला रहा था। ससुर जी उस भीड़ में मेरी सुरक्षा कर रहे थे, जबकि मैं कुछ और ही समझ रही थी। मैंने कहा, ठीक है ससुर जी, चलिए, हम अब चले। ससुर जी मुझे पालने में ले गए और मैंने बड़ी खुशी से पालने में बैठने का सोचा। लेकिन जैसे ही वह पालना थोड़ा ऊंचा हुआ, मुझे डर लगने लगा और मैं ससुर जी से चिपक गई। पालना रुकने के बाद ससुर जी ने मुझे बुलाया। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को उनके गले में पाया। मैंने माफी मांगी और पालने से बाहर आ गई। जब मैं पालने से नीचे आई तो मुझे हल्का सा चक्कर आया। ससुर जी मेरे लिए पानी की बोतल लाने चले गए। तभी एक व्यक्ति ने ससुर जी को आवाज दी, आपकी शहरी बहू बहुत ही खुलकर नजर आ रही है। मैंने अभी आपको दोनों को पालने देखा। वह गांव का एक गृहस्थ था और ससुर जी का मित्र। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, मैं अमन इस गांव का डॉक्टर हूं। अब तो गांव में भी डॉक्टर आ गए हैं। मुझे अब ज्यादा किसी जांच के लिए नहीं बुलाया जाता, लेकिन कभी कभी आपके ससुर जी की मेहरबानी हो जाती है। वह व्यक्ति बातें कर रहा था। तभी ससुर जी ने उनकी बातें रोकते हुए कहा, तुम्हारी सासू माँ को बस इस डॉक्टर की जरूरत होती है, इसलिए मुझे इसी से कभी कभी मिलता है। ससुर जी ने मुझे अमन के पास ज्यादा देर नहीं खड़ा रहने दिया और मेरा हाथ पकड़कर आगे ले गए। आज मैंने पहली बार यात्रा का अनुभव किया। इससे पहले मेरा यात्रा से कोई खास संबंध नहीं था, क्योंकि मैं बचपन से शहर में ही थी। अब मुझे ससुराल गांव का मिलन हुआ था, इसलिए मैं यह सब अनुभव कर पा रही थी। घर पहुंचने पर मैंने खाना खाए बिना सोने का फैसला किया। अगले दिन सुबह ससुर जी ने अपना नियमित व्यायाम किया और फिर सासू माँ को आवाज देने लगे। वो भूल गए थे कि सासू माँ का पैर फ्रैक्चर हुआ है। मैंने ससुर जी से कहा, ससुर जी, सासू माँ आज अपने कमरे में सोई हुई हैं। क्या आप भूल गए कि उनका पैर फ्रैक्चर है? ससुर जी ने कहा, हाँ सुन भाई, मैं भूल गया था। देखो, मैंने पहले की आदत के अनुसार सरिता को आवाज दी थी। महीने में एक बार मैं उठने का सहारा लगाता हूँ। हमेशा सरिता मुझे अपने हाथ से उठने में मदद करती थी, लेकिन अब वह यह नहीं कर सकती। ससुर जी धीरे धीरे अपने कमरे में गए और नीचे उठने वाला सहारा लेकर आए। वह बाहर आकर ओंठ पर बैठकर अपने हाथों से अपने पैरों पर उठाने वाला लगाने लगे, लेकिन उन्हें इसे लगाने में दिक्कत हो रही थी। मैंने आगे बढ़कर ससुर जी के हाथ से वह उठाने वाली चीज ले ली और कहा, आप पाट पर बैठिए। वे थोड़े शर्मीले हो रहे थे, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं सोचने में खुली थी। मैंने ससुर जी से कहा, आप अपना कुर्ता भी उतारिए। अब तो वे और भी ज्यादा परेशान हो गए। मैंने उन्हें समझाया, मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी की तरह हूं, आप ऐसा समझिए। मेरे यह कहने पर भी वे लजा रहे, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उनकी पीठ पर लगा, उनका नकार धीरे धीरे थम गया। ससुर जी ने मुझसे उठने का सहारा लेना शुरू कर दिया। उनकी त्वचा अब भी युवा लग रही थी। जब मैंने उनका हाथ चलाया तो मैंने देखा कि उनके शरीर पर एक ठंडक सी आई। जब घर की मोलकरीन मुझे उठाने वाले के साथ रुकने को कहा और वे बाहरी बाथरूम में स्नान करने चले गए। जब वे स्नान कर रहे थे तब मैं भी घर के अंदर चली गई। ससुर जी के शरीर पर हाथ चलाने के बाद मैंने उनके व्यवहार में ने कुछ बदलाव महसूस किया। मैंने सोचा नहीं था कि यह सब मेरे लिए इतना भारी पड़ जाएगा। रात को मैंने ससुर जी को खेत की ओर जाते हुए देखा। मेरी कमरे की खिड़की से खेत का रास्ता साफ नजर आता था। मुझे भी उनके साथ खेत में जाना था और रात में खेत कैसे दिखता है ये देखना था। तो मैंने दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। जब तक ससुर जी खेत में नहीं गए, मैंने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें देखकर उन्होंने कहा, बहू तुम इस वक्त यहाँ कैसे? तुमने तो सोने की बात की थी। मैंने नकारात्मक इशारा करते हुए कहा, ससुर जी, मुझे रात का खेत देखना। इस पर उन्होंने कहा, देखो बेटा, रात में खेत में घास के कारण ठंड बहुत होगी, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। लेकिन मैं जानने पर ससुर जी ने फिर कहा, अगर तुम अंदर की ठंड सहन कर सको तो चलो, लेकिन मुझे खुद को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। ससुर जी चारों तरफ बहाने बना रहे थे कि मुझे अंदर ना जाने दें, मगर मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने उनकी हर शर्त मान ली। अंत में हम खेत में जाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते मैंने उनसे पूछा, इस समय आप खेत में क्यों जाते हो? ससुर जी ने बताया, रात में जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए मैं कभी कभी खेत में घूमता हूं।
बात करते करते हम खेत में पहुंच गए। वहां केवल एक हल्का सा लाइट जल रहा था और फसलों के कारण वहां बहुत ठंड थी। मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, बहू, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें अंदर की ठंड सहन नहीं होगी। अब तो तुम ठंडी हो गई है ना। मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि वे सब कुछ देख रहे थे। ससुर जी ने मुझे अपने ऊपर एक शॉल दे दी और फिर उन्होंने मुझे वहां चल रहे लाइट के पास खड़े होने को कहा और वे थोड़ी अंदर जाकर जांच करने लगे कि वहां कोई जानवर तो नहीं है। तब मुझे एक अजीब आवाज सुनाई देने लगी। मैंने ससुर जी से उस आवाज के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, रात में कई बार ऐसे आवाज आती है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो। मैंने ससुर जी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। अचानक मेरा पैर वहां पड़े एक कि हमारे कमरे में सोने के लिए उन्हें मेरी बात सुनकर कोई दिक्कत नहीं हुई। ससुर जी मेरे बगल में बिस्तर पर सो गए और रंजीत जमीन पर बिछावन डालकर सो गया। कुछ समय बाद मुझे रंजीत की नींद में बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी, जिससे मैं चौंक गई। डर के मारे मैं ससुर जी के पास जाकर चिपक गई। कुछ समय बाद मुझे नींद आ गई, लेकिन आधी रात को मेरे ऊपर किसी के हाथ का एहसास हुआ और वह हाथ ससुर जी का था। उन्होंने मेरे चेहरे पर भी हाथ फिरा। कुछ देर बाद वे मेरे पास से उठकर कमरे से बाहर चले गए। जब मैंने उन्हें बाहर जाते देखा तो मैं भी उनके पीछे चली गई। उस रात उन्होंने कई काम अधूरे छोड़कर कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। मैंने ठान लिया था कि मैं आज ससुर जी को दूर नहीं जाने दूंगी। मुझे समझ में आ गया था कि आज रात उन्हें मुझसे क्या चाहिए। ससुर जी अब खेत की ओर जा रहे थे, तो मैंने छुपकर उनके पीछे जाना शुरू कर दिया। आज वे खेत के एक अलग हिस्से में गए थे और वहां एक छोटी सी कुटी में दाखिल हुए। वहां एक बत्ती जल रही थी और वह जगह काफी गोपनीय सी थी, क्योंकि मैंने पहले कभी उसे नहीं देखा था। ससुर जी ने कुटी में जाते वक्त चारों तरफ नजर डालकर देखा और फिर अंदर चले गए। मैं एक पेड़ के पीछे छुप गई। जैसे ही ससुर जी अंदर गए, मैंने पेड़ के पीछे से बाहर आकर उस कुटी की ओर बढ़ने लगी। अंदर से मुझे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। जब मैं खिड़की से झांक कर देखने लगी तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अंदर एक महिला थी जो प्रेग्नेंट लग रही थी। ससुर जी और सासू माँ से छिपाकर इस तरह की बातें कर रहे थे। वहां अमन डॉक्टर भी मौजूद था, जो उस महिला की जांच कर रहा था। ससुर जी ने कहा, आज से हम अच्छी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ये बच्चा हमें सुरक्षित चाहिए और इसकी दूसरी माँ बाहर इंतजार कर रही है। मैंने इसके लिए एक धनी माँ ढूंढ ली है और ये बच्चा मैं उसे ही दूंगा। ये सुनकर वह महिला बोली, मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो, मुझे यहां से जाने दो। ससुर जी ने कहा, एक बार जब तुम अपने बच्चे को जन्म दे दोगी तो मैं तुम्हें यहां से भगा दूंगा। उनकी बातें सुनते हुए अचानक मेरे पैरों के नीचे कुछ चलने जैसा एहसास हुआ और मैं जोर से चिल्ला पड़ी। मेरी आवाज सुनकर ससुर जी और अमन दोनों बाहर आ गए। मुझे देखकर वे दोनों भी चौंक गए। मैं उन्हें किनारे करते हुए कुटी के अंदर चले गई। ससुर जी भी मेरे पीछे आ गए। मैंने उनसे पूछा, ससुर जी यह सब क्या है? तो उन्होंने बताना शुरू किया, हिमाई को हमारे खेत में काम करने के लिए रखा है। उसके पति ने उसे गर्भवती होने पर छोड़ दिया और मैं उसकी मदद कर रहा हूं। फिर उन्होंने बताया कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि रीना है, जो रंजीत की पहली पत्नी है। ससुर जी की इस बात को सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। मैंने उन्हें बताया कि मैंने रीना और रंजीत का साथ में फोटो देखा है। वे तो थोड़े घबरा गए और बोले, बहू, तुम इसके लिए मेरी परवाह मत करो। जो कुछ भी तुमने देखा है वह तुम्हारे पास ही रहना चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं कि तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता। यह राज मैं अपने पास रखूंगा। जैसे उसने बच्चे को जन्म दिया है, तुम भी उस बच्चे को लेकर शहर चली जाना। तुम पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे के जन्म के बाद रीना का क्या होगा, वह मैं देख लूंगा। तुम्हारे जीवन में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। तभी रंजीत उस कमरे में आया। उसने अपने पिता की बातें सुन ली थी। मैंने ससुर जी से कहा, शादी के बाद से आज तक मैंने रंजीत के साथ एक भी दिन प्यार से नहीं गुजारा। हर 3-4 दिन में मुझे उसके मुंह से रीना नाम सुनाई देता है। उसने कभी अपनी पहली पत्नी के बारे में मुझसे नहीं बताया, लेकिन वह हमेशा सपने में उसका नाम लेता था। मैंने उसका फोन चेक किया
और उसने रीना के साथ उसके कई फोटो देखे। मैंने स्पष्ट किया कि रीना का रहस्य जानने के लिए ही मैं यहाँ आई थी। मैंने उनसे झूठ कहा कि मुझे बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उनका असली चेहरा देखूं। जब अमन रात को हमें खेत के पास मिला था, तब मुझे केवल शक हुआ था। तब मैंने देखा था कि हमारे कमरे में सोने के लिए उन्हें मेरी बात सुनकर कोई दिक्कत नहीं हुई। ससुर जी मेरे बगल में बिस्तर पर सो गए और रंजीत जमीन पर बिछावन डालकर सो गया। कुछ समय बाद मुझे रंजीत की नींद में बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी, जिससे मैं चौंक गई। डर के मारे मैं ससुर जी के पास जाकर चिपक गई। कुछ समय बाद मुझे नींद आ गई, लेकिन आधी रात को मेरे ऊपर किसी के हाथ का एहसास हुआ, और वह हाथ ससुर जी का था। उन्होंने मेरे चेहरे पर भी हाथ फिरा। कुछ देर बाद वे मेरे पास से उठकर कमरे से बाहर चले गए। जब मैंने उन्हें बाहर जाते देखा, तो मैं भी उनके पीछे चली गई। उस रात उन्होंने कई काम अधूरे छोड़कर कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। मैंने ठान लिया था कि मैं आज ससुर जी को दूर नहीं जाने दूंगी। मुझे समझ में आ गया था कि आज रात उन्हें मुझसे क्या चाहिए। ससुर जी अब खेत की ओर जा रहे थे, तो मैंने छुपकर उनके पीछे जाना शुरू कर दिया। आज वे खेत के एक अलग हिस्से में गए थे और वहां एक छोटी सी कुटी में दाखिल हुए। वहां एक बत्ती जल रही थी और वह जगह काफी गोपनीय सी थी, क्योंकि मैंने पहले कभी उसे नहीं देखा था। ससुर जी ने कुटी में जाते वक्त चारों तरफ नजर डालकर देखा और फिर अंदर चले गए। मैं एक पेड़ के पीछे छुप गई। जैसे ही ससुर जी अंदर गए, मैंने पेड़ के पीछे से बाहर आकर उस कुटी की ओर बढ़ने लगी। अंदर से मुझे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। जब मैं खिड़की से झांक कर देखने लगी, तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अंदर एक महिला थी जो प्रेग्नेंट लग रही थी। ससुर जी और सासू माँ से छिपाकर इस तरह की बातें कर रहे थे। वहां अमन डॉक्टर भी मौजूद था, जो उस महिला की जांच कर रहा था। ससुर जी ने कहा, आज से हम अच्छी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ये बच्चा हमें सुरक्षित चाहिए, और इसकी दूसरी माँ बाहर इंतजार कर रही है। मैंने इसके लिए एक धनी माँ ढूंढ ली है और यह बच्चा मैं उसे ही दूंगा। यह सुनकर वह महिला बोली, मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो, मुझे यहां से जाने दो। ससुर जी ने कहा, एक बार जब तुम अपने बच्चे को जन्म दे दोगी, तो मैं तुम्हें यहां से भगा दूंगा। उनकी बातें सुनते हुए अचानक मेरे पैरों के नीचे कुछ चलने जैसा एहसास हुआ और मैं जोर से चिल्ला पड़ी। मेरी आवाज सुनकर ससुर जी और अमन दोनों बाहर आ गए। मुझे देखकर वे दोनों भी चौंक गए। मैं उन्हें किनारे करते हुए कुटी के अंदर चले गई। ससुर जी भी मेरे पीछे आ गए। मैंने उनसे पूछा, ससुर जी, यह सब क्या है? तो उन्होंने बताना शुरू किया। हिमाई को हमारे खेत में काम करने के लिए रखा है। उसके पति ने उसे गर्भवती होने पर छोड़ दिया और मैं उसकी मदद कर रहा हूं। फिर उन्होंने बताया कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि रीना है, जो रंजीत की पहली पत्नी है। ससुर जी की इस बात को सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। मैंने उन्हें बताया कि मैंने रीना और रंजीत का साथ में फोटो देखा है। वे तो थोड़े घबरा गए और बोले, बहू, तुम इसके लिए मेरी परवाह मत करो। जो कुछ भी तुमने देखा है वह तुम्हारे पास ही रहना चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं कि तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता। यह राज मैं अपने पास रखूंगा। जैसे उसने बच्चे को जन्म दिया है, तुम भी उस बच्चे को लेकर शहर चली जाना। तुम पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे के जन्म के बाद रीना का क्या होगा, वह मैं देख लूंगा। तुम्हारे जीवन में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। तभी रंजीत उस कमरे में आया। उसने अपने पिता की बातें सुन ली थी। मैंने ससुर जी से कहा, शादी के बाद से आज तक मैंने रंजीत के साथ एक भी दिन प्यार से नहीं गुजारा। हर 3-4 दिन में मुझे उसके मुंह से रीना नाम सुनाई देता है। उसने कभी अपनी पहली पत्नी के बारे में मुझसे नहीं बताया, लेकिन वह हमेशा सपने में उसका नाम लेता था। मैंने उसका फोन चेक किया और उसने रीना के साथ उसके कई फोटो देखे। मैंने स्पष्ट किया कि रीना का रहस्य जानने के लिए ही मैं यहां आई थी। मैंने उनसे झूठ कहा कि मुझे बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उनका असली चेहरा देखूं। जब अमन रात को हमें खेत के पास मिला था, तब मुझे केवल शक हुआ था। तब मैंने देखा था कि अमन की बैग से कुछ दवाएं गिर गई थी, जो गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। मुझे पता था कि अमन प्रसव विशेषज्ञ है
और मैंने कुछ लोगों से इसके बारे में भी सुना था। तुम्हारे अपने बच्चे को दत्तक देने की योजना थी, यह सब मैंने समझ लिया था। तभी रंजीत ने कहा, बाबा आपने तो मुझे बताया था कि रीना किसी के साथ भाग गई, लेकिन आपने उसे यहाँ क्यों बंद रखा है ससुर जी? इस पर कुछ नहीं कह रहे थे, बस सिर झुका कर खड़े थे। तभी रीना बोली, रंजीत, जब तुम शहर में थे तब तुम्हारे माँ बाप मुझसे पैसे मांगे थे। मेरे पिता ने शादी में दहेज के लिए अपनी खेती बेच दी थी और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने उनके सामने पैसे मांगने की हिम्मत भी नहीं की। तुम्हारे माँ बाप ने मेरा बहुत उत्पीड़न किया। तुम्हारे विश्वास को उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मैं भाग गई हूं क्योंकि वे तुम्हारा विवाह किसी और अमीर लड़की से कराना चाहते थे। वह अमीर लड़की उनके लिए काफी पैसे दे सकती थी। तुमने उनके शब्दों पर विश्वास किया और यह मान लिया कि मैं भाग गई हूं, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, इसीलिए हमारी आज मुलाकात हो सकी। रीना ने आगे कहा, जब ससुर जी ने मुझे यहां लाया तब मुझे गर्भधारण के लक्षण दिखाई देने लगे। यह बच्चा हमारे प्रेम का प्रतीक है। अगर तुम आज यहां नहीं आते तो इन लोगों ने मेरे साथ जो किया होता वह मैं नहीं बता सकती। ससुर जी ने पैसे के लिए रंजीत की दूसरी शादी कर ली थी। मुझे शादी के समय इस बात का पता नहीं था कि रंजीत की पहले से ही शादी हो चुकी है। पहली नज़र में वह मुझे पसंद आया था, इसीलिए मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। यह सब सुनकर मैं सोच में पड़ गई। हर बात ने मुझे और उलझा दिया था। मेरे मायके से अच्छा खासा दहेज मेरे माँ बाबा ने दिया था। ससुर जी ने मेरे दहेज के पैसों से 5 एकड़ खेत खरीद लिया था। इतना मात्र नहीं, मेरे पिता ने शहर में एक फ्लैट भी खरीद कर दिया था। लेकिन रंजीत को मेरे मायके के पैसों में कोई रुचि नहीं थी। उसके माँ बाप ने जो कहा उसने सुन लिया था। मुझे रंजीत और रीना की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार दिखाई दे रहा था। दोनों ने मेरी के लिए आभार व्यक्त किया। रंजीत ने मुझसे कहा, पूनम क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तुमने मेरी और रीना की मुलाकात करवाई, लेकिन तुम्हें नहीं लगा कि इसका नुकसान तुम्हें होगा? मैंने कहा, रंजीत, मैंने तुम्हें पैसे देकर हासिल किया है, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार नहीं पाने में सफल नहीं हो सकी। मुझे एक न के रूप में एक मूरत नहीं चाहिए। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करता हो। तुम्हारा सच्चा प्यार रीना है और तुम उसके साथ खुश रह सकते हो। मैं जबरदस्ती किसी का प्यार नहीं छीनना चाहती। उस दिन पहली बार रंजीत ने मुझे मुस्कुराते हुए गले लगाया। अगले कुछ दिनों में हमने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। रंजीत रीना को लेकर शहर चला गया। उसके माँ बाप आज अपने की पर पछता रहे हैं। उन्होंने को अपने बेटे की खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा था, लेकिन अब पूछने पर भी उनका बेटा उनके पास नहीं है। आज वे अपनी उस वास्तविक संपत्ति से वंचित हैं जो कि उनका बेटा, बहू और नाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।